हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह क्लास सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग पॉलिटी का एमसीक्यू करेंगे चैप्टर वाइज। आज का जो क्लास है ये पॉलिटी से संबंधित क्लास है और चैप्टर वाइज हम लोग इसी टाइम पर डेली क्लास को करेंगे। ठीक है। टीआरई 4 का तैयारी आप लोग जो भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 से लेके पीजीटी तक में, ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू के साथ हम लोग पूरा इसका आंसर सहित डिस्कस करेंगे। जो इसका सॉल्यूशन होगा सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और डेली आपका एक चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड करवाया जाएगा। ये जो क्लास है ये फुल्ली एनसीईआरटी का प्रश्न है। और ये पॉलिटी का क्लास अगर अच्छे से आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका कम से कम 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये क्लास अच्छे से आप देख लेते हैं तो कहीं से और क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है। ये पहला चैप्टर है। इसी तरह हम लोग कल दूसरा चैप्टर करेंगे। डेली जितने भी एमसीक्यू एक चैप्टर में बनेगा हम लोग डेली एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि एक इसमें प्रश्न के साथ सॉल्यूशन भी पढ़ना होता है। आप जब प्रश्न को आंसर पढ़ने के बाद आप इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। टीआरई 4 का मैं गारंटी देता हूँ सारा सब्जेक्ट थ्योरी से लेके एमसीक्यू मैं करवा दूंगा हर सब्जेक्ट का। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो किस अधिनियम के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई उनके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसका नाम क्या है, तो एलिजा इम्पे थे। ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आप लोग को अगर आंसर पता है आप सभी स्टूडेंट को तो आप लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं, या फिर आपको ये लास्ट में बताना है कि आपका कितना सही था, कितना प्रश्न आपको पहले से आता था। ठीक है। प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया। ठीक है। इसका सही आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़े थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीय के पटियाला बनारस के राजा, पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सॉल्यूशन अब हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न है,
किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन पढ़ने का सबसे अच्छा बेस्ट यही है कि जब आप किसी प्रश्न का सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो आपको एक प्रश्न से 2 से 3 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने के अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, इसका हम लोग अब सॉल्यूशन पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नामक 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन को अब डिस्कस करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेश प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग यह प्रश्न जरूर याद रखिएगा, VBI प्रश्न है। ये TRE 1 और TRE 2 में भी इस प्रश्न को शामिल किया गया था। ये जो क्लास आपका फुल्ली NCERT पर आधारित क्लास है, जो एग्जाम में काफ़ी बार आपसे पूछा जाएगा। फालतू का प्रश्न करने से बेटर है कि NCERT को पढ़िए। फुल्ली NCERT का ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। BPSC का अभी तक रिकॉर्ड रहा है, ज़्यादातर NCERT को ही ये फॉलो करती है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि विदेशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है,
भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से यह ग्रहण की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी में देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक, नेचुरल और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ पे? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, इसका डिस्कशन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पुनः संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म और मृत्यु का वर्ष क्रमशः है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म और मृत्यु का वर्ष क्रमशः है। कब है? तो 1891 1956, यानी 1851 में जन्म हुआ था, 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो यह कौन नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ठीक है, अब डिस्कशन में देखते हैं क्यों नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचार्य तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतिम सरकार सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका डिस्कशन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। आपसे पहले पूछा जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? पहले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष बन गए, और जो पहले जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप ये दोनों प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऐसा ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसका डिस्कशन देखते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य
की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो 11 अधिवेशन आयोजित किए गए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो इसका हम लोग डिस्कस देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया था। स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं सॉल्यूशन में। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। ठीक है, आगे प्रश्न है। प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सॉल्यूशन है, भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि शामिल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, किस वर्ष में जनगणना माना को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ये VBI प्रश्न है, ये TRE 3 में भी पूछा गया था। किस वर्ष जनगणना माना को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो वर्ष 1950 में। ठीक है, डिस्कशन देखते हैं। जनगणना माना की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में की गई। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन के समय 52 सेकंड होता है। जनगणना माना को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता बीसन नारायण धर ने की थी। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जनगणना माना पहली बार कब गाया गया था? तो आपको याद रखना 1911 में। कहाँ गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगणना गाया गया था? तो 1911 के अधिवेशन में। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बीसन नारायण धर अध्यक्षता किए थे। किसके? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 का अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा इसे।
आगे प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, यही इसका कारण रहा था। इसका डिस्कशन हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, आगे प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बीपीएससी टीआरई 4 में आपका ऐसा ही प्रश्न आएगा, ये बात आप ध्यान में रखिए, कंफर्म यही सब आना है। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया। वायसराय को इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा परिषद के उपाध्यक्ष तथा उपसभापति के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। डिस्कशन है इसका। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा का प्रथम मनोनीत अस्थायी उपसभापति नियुक्त किया गया। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। और अस्थायी उपसभापति कौन नियुक्त थे? तो यह थे फ्रैंक एंथोनी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो जनवरी 22 1947 को, यानी 22 जनवरी 1947 को यह पारित किया गया था। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था? आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या है? ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सॉल्यूशन है, भारतीय संविधान के अमेरिकी इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके टीआरई 4 के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो यह थे 15। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 389 में से 299 सदस्य ही शेष थे, जिनमें 256 चुने हुए व 70 मनोनीत थे। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य, 26 अनुसूचित जाति के सदस्य व 33 अनुसूचित जाति के सदस्य थे। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स, एक बात बता देता हूं आपको, ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं जितना भी, ये बीपीएससी टीआरई 4 स्पेशल क्लास है। ठीक है, और पॉलिटी का जो मैं आपको अभी क्लास करवा रहा हूँ, थ्योरी तो मैंने पहले भी करवा दिया है चैनल पर। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी का एनसीईआरटी का क्लास। ठीक है, चैप्टर वाइज करवा चुका हूँ मैं। ये जो क्लास है आपका एमसीक्यू आप अच्छे से अगर सॉल्यूशन के साथ पढ़ लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि पीआरटी से पीजीटी तक आप किसी भी क्लास का तैयारी करते हैं, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये क्लास आपका डेली इसी टाइम पर स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं आज से आपका क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। पॉलिटी का इसी टाइम पर डेली आपका क्लास होगा। आप लोग टाइम से डेली इस चैनल से जुड़े, और पॉलिटी का पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जितने भी चैप्टर हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज, जैसे आज का पहला चैप्टर है, कल इसका दूसरा चैप्टर होगा। आप लोग को पढ़ने में सही लगेगा। चैप्टर वाइज जब आप पढ़ते हैं कोई भी चीज़ तो पढ़ने में ईजी भी लगता है और समझ में भी आता है कि हमारा एक सीक्वेंस से क्लास हो रहा है। ठीक है, जहाँ तहाँ से क्लास कराने से बेटर है कि एक सीक्वेंस से क्लास होती है तो बेटर रहता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें
और अभी तक जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। TRE 4 आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करें, ये पॉलिटी का क्लास है, चैप्टर वाइज क्लास हो रहा है। आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम का तैयारी करें, बिहार से संबंधित BPSC का कोई भी क्लास, तो चैप्टर वाइज क्लास कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं क्लास ही करवाता हूँ ताकि आप किसी भी और एग्ज़ाम का तैयारी भी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। पॉलिटी चैप्टर वाइज कराने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जितना भी मैं अभी क्लास करवा रहा हूँ इसका सेम PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 2015 में लिया गया था। कब लिया गया? तो वर्ष 2015 में लिया गया, क्योंकि इसी वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 125वां जन्म दिवस मनाया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन क्या बने थे? भारत का स्वतंत्र पहला मंत्रिमंडल, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? प्रधानमंत्री, कॉमनवेल्थ तथा विदेशी मामले के वैज्ञानिक शोध, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी गृह मंत्रालय इनके पास था, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये क्या बने थे? ये शिक्षा यानी शिक्षा मंत्री बने थे, ठीक है। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन। RK सन्मुखम चट्टी ये वित्त मंत्रालय इनको मिला था, यानी वित्त मंत्री बने थे ये। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये विधि विभाग इनके पास था। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। CH भाभा ये वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई ये संचार मिनिस्टर थे, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्रालय इनके पास था। VN गाडगिल ये कार्य, खान एवं ऊर्जा के मंत्री थे, ठीक है। आगे देखते हैं बड़ी समितियां एवं उनके अध्यक्ष, जैसे कि पहला है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ सबका एक प्रश्न जरूर रहेगा। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के 2 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार उप समिति जो कि JV कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी थे, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। आगे छोटी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। पहला है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कौन थे? तो JV मावलंकर थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी थे। सदन समिति B पट्टाभी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति कौन था? तो B पट्टाभी सीतारमैया थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियां कौन थे? S बर्दाचरियार थे, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और ये क्लास आपका कंप्लीट हो गया। आज का चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे, जितने भी MCQ थे इस चैप्टर से संबंधित सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे इसके बाद कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसी टाइम पर आप लोग चैनल से जुड़े रहे। मैं गारंटी देता हूँ आपको हर चैप्टर में कंप्लीट करवा दूँगा, हर सब्जेक्ट जितने भी TRE 4 में। आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। ऐसे तो मैंने पहले भी पढ़ाया है, बट मैं फिर से आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये हम लोग पॉलिटी का क्लास किया आज। इसी का हम लोग आगे दूसरा चैप्टर कल करेंगे। आप TRE 4 के अलावा कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते रहे, ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ रहा हूँ। तो और भी एग्ज़ाम में पॉलिटी से यही सब प्रश्न आता है, ठीक है। इसलिए मैं NCERT का चैप्टर वाइज
क्लास करवा रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपका ऐसा ही प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है, और सेम टू सेम प्रश्न आएगा, ये आप कंफर्म रहिए। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें आप लोग, और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें जो TRE 4 के तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और का एग्ज़ाम का तैयारी है, बिहार CGL, बिहार SSC, BPSC, बिहार दरोगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये फुल्ली NCERT MCQ क्लास था विद डिस्कशन के साथ में। हम लोग डेली इसी टाइम पर क्लास करेंगे, आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और इस क्लास का PDF नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। जितने भी क्लास होती है सभी का टेलीग्राम ग्रुप में ही PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल को सेंड किया जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है इस बात का। और पहली बात, आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आपका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस तरह से न्यूज़ अब आ रही है, जिलों से मंगाया जा रहा है आपका रिक्तियाँ, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आपका वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। आप लोग अभी से तैयारी करिएगा तो आगे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, किसी को भी कोई डाउट हो या मेरे से फ़ोन पे बात करना हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और भी चैप्टर का क्लासेस हो रही है, और सब्जेक्ट का क्लासेस चैनल पर, अब ज्योग्राफी का भी क्लास हुई है, 2 चैप्टर का आप लोग नहीं देखे हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी का BPSC TRE 4 से संबंधित क्लास हुई है, NCERT बेस्ड थ्योरी वाली क्लास आप लोग ज़रूर देखें चैनल पर। चैनल को विजिट करें, चैनल को ओपन करके देखें सारा क्लासेस, कितने क्लासेस अभी तक हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।